हेलो दोस्तों, मैं दीपक। हमारा आज का वीडियो है एनईपी 2020 के बारे में। मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू हुई है 2020 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा DSSB और आने वाली परीक्षा यूपी के जो यूपी टेट है, सुपर टेट है या सी टेट है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो KVS के इंटरव्यू हो रहे हैं, क्योंकि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर को ये सब पता होना चाहिए कि कब कितना चेंज आया है शिक्षा व्यवस्था में। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। तो इसलिए आपसे इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख दी हैं, हो सकता है आपको साफ दिखाई ना पड़ रहा हो, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुने और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर दिखाई भी पड़े। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, धैर्य बनाए रखें, कॉपी पेन लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी है, आप नोट करते रहें। ये वीडियो जिसमें बहुत सारी बुक्स है, उसमें से जो मिला हमको इम्पोर्टेंट वो भी लिख लिया है। गूगल से भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और जो भी चीज़ें आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं वो भी है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो भी इसमें है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एनईपी 2020 मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सबसे पहले इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा कब हुई है? 29 जुलाई 2020। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो उसकी घोषणा हुई कब हुई है? तो उसकी घोषणा हुई है 29 जुलाई 2020 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये लागू हुई है अगर, तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा। समानता, गुणवत्ता और पहुंच। पहुंच का मतलब कि जो शिक्षा है वो सब तक आसानी से पहुंच सके। गुणवत्ता का मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है इसमें। और समानता, समानता का मतलब कि सभी को बराबर अवसर मिले। मतलब ये नहीं कि कोई बहुत अमीर है तो उसको ज़्यादा शिक्षा दी जाए, उसको ज़्यादा गुणवत्ता दी जाए, और जो बेचारा गरीब है उसको शिक्षा ही न दी जाए या बहुत लो क्वालिटी में दी जाए। मतलब इसका उद्देश्य है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि सबके लिए शिक्षा हो, समान हो और सबको समान अवसर भी मिले। तो इसमें ये बात कही गई है। इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारण है वो कौन करेगा? एनसीईआरटी करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पाठ्यक्रम जो डिजाइन होगा उसका पाठ्यक्रम बनाएगा कौन? तो आप बताएंगे कि एनसीईआरटी। अब आपसे पूछ सकता है कि एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब इसका गठन कब हुआ? तो 1961 में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब आइए इसके संरचना के बारे में। तो इसकी संरचना क्या है? 5+3+3+4। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि ये 4 स्टेजेस है इसकी। मतलब ये जो एनईपी है वो 4 स्तरों में बनाई गई, 1, 2, 3 और 4। इन चारों स्तरों को डिटेल से भी समझेंगे। पहले हम इसकी संरचना समझ लें। तो संरचना क्या है? 5+3+3+4। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है इसमें से कि इसके अध्यक्ष कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है के कस्तूरीरंगन। अब ये के कस्तूरीरंगन कौन है ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनईपी 2020 के जो अध्यक्छ बनाए गए हैं के कस्तूरीरंगन, ये कौन है? तो ये है एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये एनईपी जो आई है वो इसके पहले कब आई थी और ये कितने वर्षों के बाद आई है? तो एनईपी जो ये 2020 है, इसके पहले 1986 में एनईपी आई थी। उसके 34 सालों के बाद ये आई है। मतलब इसके पहले वो कोठारी कमीशन वाला वो तो है ही है, 1968 वाला। उसके बाद में ये 1986, उसके बाद में ये 34 साल के बाद आई। पहले 1964 में उसका गठन हुआ कोठारी आयोग का। उसके बाद में 1968 में जो एनईपी बनी, और उसके बाद उसके 20 साल के बाद ये आई थी। अब 20 साल के बाद सीधा 34 साल के बाद अब ये आई है एनईपी 2020। अब इसमें जो 34 साल के बाद ये एनईपी लागू हुई है, इसमें मेन प्रावधान क्या किया गया? ऐसा विशेष क्या है इसमें? विशेष यह है कि इसमें जो बात कही गई है वो जो शिक्षा की बात है वो है मातृभाषा या उसकी क्षेत्रीय भाषा में। ऐसा माना गया कि जो विद्यार्थी है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं समझ सकता जितना वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में जितना अच्छा समझ पाएगा। तो लोकल लैंग्वेज हो या उसकी मातृभाषा जैसे उसमें जो जिसमें वो फैमिलियर हो, उस भाषा में अगर उसको पढ़ाया जाए तो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर उसको समझ में आएगा। तो इस चीज़ की बात भी इसमें एनईपी 2020 में की गई है। अब आपसे पूछा जा सकता है पहले की संरचना क्या थी? तो इसके पहले की संरचना है 10+2।
ये कोठारी कमीशन ने दिया था 10+2 वाली। इसके बाद में इसी के स्थान पर ये आई है 5+3+3+4 वाली, मतलब इसको रिप्लेस करके अभी नई जो है लागू होने वाली है। अब ये 10+2 को खत्म कर दिया जाएगा, इसके स्थान पे 5+3+3+4 लागू किया जाएगा। तो इससे आपको बहुत सारे प्रश्न मिल गए कि इसकी संरचना कितनी है, तो 5+3+3+4 किसको रिप्लेस किया है 10+2 को। इसके अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन है कौन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इसके पाठ्यक्रम को कौन डिजाइन करेगा, तो इसके पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगा एनसीईआरटी। और इसका गठन कब हुआ था, 1968। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। अब आपसे केबीएस के बारे में पूछ सकता है कि केबीएस का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में है। तो इसके बाद में अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी जो इसकी मेन इसका पर्पज है, जो मेन विशेषता है वो क्या है, जो मूल्यांकन हो रहा है बच्चों का वो व्यापक ना होकर सतत हो। सतत का मतलब जो सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू की जाए। साल भर में जो वार्षिक परीक्षा है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन सेमेस्टर वाइज भी परीक्षाएं ली जाएं, जिससे बच्चों का मूल्यांकन है वो और बेहतर हो सके। और दूसरी बात है, बधिर छात्रों हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम बनाया जाए। मतलब जो छात्र सही से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए भी योजना बनाई जाए। और भारतीय संकेत भाषा का भी पूरे देश में मानकीकरण हो। मतलब संकेत भाषा किसके लिए, जो सुन नहीं पाते हैं तो उनको सांकेतिक भाषा से, जैसे हाथ को इधर उधर करके, मुंह को, ओंठ को ऐसे हिला करके वो उनके प्रोग्राम चलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। दूसरा जो मेन मोटिव इसका ये है मूल्यांकन वाला। और दूसरा क्या है कि जो वंचित बच्चे हैं, जिनको शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो लगभग 2 करोड़ बच्चे जो मुख्य धारा से अलग हैं, उनको भी इसमें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। और 2030 तक जो एकल नामांकन अनुपात है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब जो नामांकन अभी हो रहा है वो नामांकन अभी मुश्किल से 60% या 50% हो पा रहा है, बाकी बच्चे छूट जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका जो ये GER है वो 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030। तो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो GER है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है 2030, कि इसका लक्ष्य कितना रखा गया 100%, कि 100% आप 2030 तक प्राप्त करेंगे। उसके बाद में इसका जो मेन मामला है इसका क्या है, ये कि प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे प्री प्राइमरी से लेकर के और माध्यमिक स्तर तक उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और बेहतर शिक्षा दी जाए, इसके बारे में इसमें कहा गया है। और जो बच्चों के विकास की बात है उसके बारे में कहा गया 360 डिग्री असेसमेंट। मतलब जो बच्चे हैं उनका जो है चहुमुखी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका मूल्यांकन किया जाए। मतलब बच्चों को कोई जरूरी नहीं कि आप पाठ्यक्रम ही पढ़ाएं, रटी रटाई पद्धति पढ़ाएं, उनको रटंती प्रणाली से हटा करके उनको और भी बहुत सारे जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। उनको गेम्स में, उनको गाने में, उनको और भी जो है शास्त्रीय संगीत में, जिसमें जिसकी रुचि हो उस हिसाब से उसको जो है सम्मिलित किया जाए उसमें। और उसके व्यवहार का, उसकी करिकुलर एक्टिविटी का, उसकी भागीदारी का, उसके प्रदर्शन का, उसकी मानसिक क्षमता का इवैल्यूएशन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए कि उसने भाग लिया उस एक्टिविटी में तो कितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, उसमें क्या कमियां हैं और उस कमियों को सुधार करने का भी प्रयास किया जाए। ये है 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब। और इसमें छात्र जो है वो अपना ही नहीं बल्कि अपने सहपाठियों का भी मूल्यांकन कर सकता है और उसको अंक भी प्रदान कर सकता है। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि बताइए इनको कितना नंबर दे दिया जाए, कितना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, 10 आउट ऑफ 10 कितना दिया जाए इनको। तो इस पर जो है विचार किया जाएगा इसमें 360 डिग्री असेसमेंट में। अब आइए इसमें आपको बताते हैं कि संरचना को समझते हैं। तो इसकी जो संरचना है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने चरण हैं। तो कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। 4 चरण कौन कौन से हैं, 5+3+3+4। अब इसका नाम भी रखा गया है। जो पहला चरण है जो 5 वाला है इसको क्या बुलाता है, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। भाई आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप नींव बनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें इस वाले स्टेज का जो पहला स्टेज है उसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है। और ये 2 कैटेगरीज में बांटा गया, पहला स्टेज है 3 और दूसरा स्टेज है 2।
3 वाला जो है वो क्या है, प्री प्राइमरी है, मतलब ये आंगनबाड़ी है। जो बच्चे पहले जो छोटे बच्चे थे उनको हम लोग नहीं लेते थे, सीधे 5 साल के 6 साल के जो बच्चे हैं सीधा 6 से 14 की बात होती थी। तो जो 6 साल से छोटे बच्चे थे उनको क्या, तो वो तो सीधा पहले ही भाई बाहर घूम रहे थे, डायरेक्ट उनको स्कूल में लाया जाता था, तो स्कूल आने नहीं चाहते थे, वो बहुत उनको दिक्कत होती थी। अब क्या किया जाएगा कि उनको स्कूल में लाया जाएगा, उनको खाना खिलाया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा, उनको माहौल दिया जाएगा जिससे वो स्कूल से डरे ना, उनको भयमुक्त वातावरण दिया जाएगा, उनको उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा, उनसे प्यार से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा उनके साथ, तो शायद स्कूली शिक्षा और बेहतर बनेगी। अब जो इसकी दूसरी स्टेज होगी इसी में, तो वो क्लास 1 और 2 होगी। तो ये इन दोनों चीजों को मिला करके ये 5 बना है। तो 5 में कौन कौन है, प्री प्राइमरी है और 1 और 2 है, तो इसको मिला करके तो ये 5 बन गया। और दूसरी स्टेज को क्या कहेंगे, प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी का मतलब होता है तैयारी। अब आप क्या कर रहे हैं, अभी तक तो बच्चों को आप घुमा खिला रहे थे, इसको प्ले वे में पढ़ाएंगे, आप खेल खेल में पढ़ाएंगे। बच्चों को दबाव देके नहीं, कोई पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। गिनती कैसे गिनना है, कैसे क्या करना है, उनको खिलाओ और उसी में उनको सिखाओ। अब क्या करना है, प्रीपरेटरी स्टेज क्या होती है, ये 3, 4 और 5, ये जो 3 कक्षाएं हैं, कक्षा 3, 4 और 5, इसको बोला जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज। और इस स्टेज में बच्चों को थोड़ा बहुत आप पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी कोई दबाव वाली शिक्षा नहीं होगी। ये भी होगी कि बच्चे कितना गिनती सीख पाए हैं, कितना पहाड़ा जान पाए हैं, जोड़ घटाना जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, उनको हिंदी में कितना आ रहा है, कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को प्रीपरेटरी स्टेज में रखा जाएगा। उसके बाद में 5 के बाद वाली स्टेज जो है 6, 7, 8 को, इसको क्या बोला जाएगा, मिडिल स्टेज। ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। पहली स्टेज कौन है, फाउंडेशनल स्टेज, ये 5 साल की है। पहली 3 प्री प्राइमरी और फिर 2 फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरी कौन स्टेज है, प्रीपरेटरी स्टेज, कक्षा 3, 4 और 5, यानी क्लास 3, 4 और 5। अब अगली थर्ड स्टेज कौन है, मिडिल स्टेज बोला जाता है इसको, या इसको उच्च प्राथमिक, इस स्टेज को प्रीपरेटरी को प्राथमिक स्तर भी बोला जा सकता है। ये पहले प्राथमिक स्तर कही जाती थी, प्राथमिक स्तर है। और इसको क्या बोला जाता है, उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब अब प्राथमिक में आप नहीं है, प्राथमिक से ऊपर स्टेज में चले गए, 6, 7 और 8। उसके बाद में जिसको हम लोग इसको जूनियर भी कहते थे। अब क्या हो गया कि अब जो सेकेंडरी स्टेज है इसको बोलते हैं माध्यमिक। अब माध्यमिक स्तर क्या होता है, माध्यमिक स्तर का मतलब ये होता है 9, 10, 11 और 12। अब 9, 10 में है माध्यमिक स्तर में, फिर 11, 12, तो ये 4 स्टेज है, 9, 10, 11, 12, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक स्तर, और ये 4 होगा। तो इस प्रकार से इसमें 4 स्टेज होगी, 5, 3, 3, 4। अब 4 में कौन होगा, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद में इस वाले 3 में कौन होगा, 6, 7, 8, इस वाले 3 में कौन होगा, 3, 4, 5, और इस वाले 5 में, पहले 3 में प्री प्राइमरी और 2 में 1 और 2। तो ये थी इसकी कुछ जानकारी जो एनईपी 2020 की है। इसमें कितना स्तर होता है इसकी जानकारी, इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, 34 वर्षों बाद आई है, इसके पहले 1986 में आई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरी रंगन कौन है, अध्यक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इसमें जो असेसमेंट की बात की गई है वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है। इसमें जो मूल्यांकन है वो व्यापक ना होकर के सतत होगा, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो और इसमें जो मेन है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक होती क्या है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है। अभी हम आपको थोड़ा सा बता दें कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको शिक्षा, सबका साथ सबका विकास। जैसे भी नारा चल रहा है सरकार का, बिल्कुल वैसे ही कि सबका साथ सबका विकास। किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी फैमिली से आता हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये नहीं देखना है। यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके लिए बराबर शिक्षा, और सबको बराबर ही गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी। यही है हमारी समावेशी शिक्षा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और अच्छे वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।